हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स, जो कि घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज के हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए, और जिसमें हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की क्लास को 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उसका 9th नंबर लेक्चर कर रहे हैं। और आपको बता दूं, मैं जानकारी दे दूं कि इंडियन ज्योग्राफी की कल शाम को लेक्चर नंबर 12 आया था, जिसके साथ ही पूरी इंडियन ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। बायोलॉजी के लेक्चर अब शुरू कर दिए गए, 2 लेक्चर हो चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर शुरू हो गए, उसके भी 2 लेक्चर हो गए। और पॉलिटी भी आगे 3 से 4 दिन के अंदर 3-4 लेक्चर में हम लोग कवर कर देंगे। फिर हम लोग एनवायरनमेंट की सीरीज को शुरू करेंगे और निशु मैम एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को कवर करते हुए आगे ले चलेंगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी जो आरओ के एग्जाम होते हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम है 2024 में, उसके लिए सबसे जरूरी होता है आपका घटना चक्र पे अच्छी सी कमांड होना, अच्छे से उसको रिवीजन कर पाना। क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेट के, बहुत सारे यूपीएससी के और पीवाईक्यू सीरीज होती है, जो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ नए नए फैक्ट और एनालिसिस कॉन्सेप्ट देती है। लेकिन वो इतनी मोटी बुक होती है जिसको 2 से 3 बार रिवीजन कर पाना एक चुनौती होती है, जिसको देखते हुए हमारी टीम के द्वारा, ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा, पूरे YouTube पर एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने इसके शॉर्ट नोट्स बना दिए और आपको प्रोवाइड भी कराने लगे इजीली, कि ताकि आप कम समय में मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ देखना चाहते हो डेमो पीडीएफ के रूप में, तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वो पीडीएफ आपको पसंद आती है तो आप इस पीडीएफ को हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं आसानी से, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए मोर सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां पर आप मैसेज करके पूरी इसकी पेमेंट सिस्टम, पूरी इंक्वायरी वहां पर कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की वहां पर पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की। और अगर आप उसे प्रिंट आउट निकाल कर आप हमारी क्लासेस के साथ रेगुलर उसकी स्टडी भी करते हैं, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कहते हैं ना कि पढ़ाते पढ़ाते जो है कि एक फ्लो में आ जाता है कि सर आपने और भी अच्छी जानकारी दे दी, तो वो आपके काम आएगी, वो एग्जाम के काम आएगी, जिससे आप अपना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में और प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपनी पॉलिटी की नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दोस्तों राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सारे टॉपिक को कवर कर लिया, यानी कि न्यायालय समय। और अब हम पढ़ेंगे राज्य का विधानमंडल और मंत्री परिषद। सबसे पहले आपको बता दूं कि विधानमंडल का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो आप देखोगे कि एक तो उसमें राज्यपाल होता है, और एक विधानसभा होती है, और एक विधान परिषद होती है। जहां भी हो, ये कंपलसरी नहीं होती है विधानसभा, वो विधान परिषद। विधानसभा में कौन बैठता है? सीएम बैठते हैं, मुख्यमंत्री, और राज्यपाल तो है ही राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख। लेकिन विधान परिषद जैसे 7 राज्यों में थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब से जो है कि केवल 6 राज्यों में बची है विधान परिषद। अगर आपको पता है कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उसके नाम बताइएगा। हालांकि हम आगे जब टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे तो वहां पर बताएंगे भी, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 168 के अकॉर्डिंग राज्य विधानमंडल में शामिल होते हैं 3 पार्ट, लेकिन 2 तो आपको हर जगह मिलेंगे, राज्यपाल और विधानसभा। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में, इसलिए बस वहीं पर मिलेगी। अब जैसे हम कहते हैं कि संसद का जो निर्माण होता है, तो संसद के निर्माण में 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यहाँ तो तीनों ही कंपलसरी हैं, इनके बिना संसद का निर्माण नहीं होता है। लेकिन राज्य विधानमंडल का निर्माण में विधान परिषद 6 राज्यों के अलावा कहीं भी नहीं है, तो आप वहां पर बनाओगे विधानसभा और राज्यपाल को मिला के। अगर हम बात करें संरचना की, तो देखिए आर्टिकल नंबर 170 में कहा गया विधानसभा की संरचना। अब विधानसभा की संरचना कितनी होगी, कितनी उसकी सीटें होंगी, तो हम इस पे भी आगे चर्चा करेंगे कि जैसे 60 से लेकर 500 के बीच में होती है। फिर 171 में विधान परिषद की संरचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि 40 से लेकर 1/3 यानी कि 1/3 होती है विधानसभा की सीटों की। 172 में विधानमंडल की अवधि दी होती है 5 साल नॉर्मल, और 173 में विधानमंडल के सदस्यों के लिए अहर्ता होती है, यानी विधानमंडल में आपका विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी। लेकिन विधानसभा की बात करेंगे तो अहर्ता के रूप में कि आपकी 25 वर्ष की एज कंप्लीट हो चुकी हो, भारत के नागरिक हो, उस राज्य की सूची में आप लिस्टेड हो कि नहीं हो, इस तरीके की उसमें सारे कार्यपाली लिखी होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जो आगे भी आएगा, लेकिन आपके दिमाग में अभी कीड़ा दौड़ रहा होगा, 169 सर आपने नहीं बताया, तो अभी जान लीजिए कि आर्टिकल नंबर 169 में विधान परिषद, वीपी मैंने लिख दिया, विधान परिषद के उत्सादन और समापन से संबंधित है। इट मीन्स कि संसद क्या करेगी, 169 के तहत विधान परिषद का उत्सादन कर सकती है,
या समापन भी कर सकती है और सृजन भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए उस राज्य विधानसभा के द्वारा बहुमत से जो है कि विधेयक पारित किया जाए। कितना बहुमत होगा, साधारण होगा या विशेष बहुमत होगा, ये सभी चीजें हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। यहां तक चीज समझ में आ गई आपको, कौन कौन होते हैं, किस किस आर्टिकल के तहत होते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि आर्टिकल नंबर 171 का फर्स्ट क्लॉज के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है, तो इसकी जो सदस्य संख्या होती है वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी परिस्थिति में वो 40 से कम नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों, तो हम कहते हैं सर 403 है। तो 403 का अगर आप एक एवरेज अगर आप निकालोगे 1/3 तो कितना आएगा, लगभग 133 सीट के आसपास आ जाएगा, 133 134। तो हम कह सकते हैं कि यूपी की जो विधान परिषद होगी वो 133 से ज्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन वर्तमान में केवल और केवल 100 सीटों के साथ विधान परिषद है हमारे यहाँ, मतलब 133 से कम तो रख सकते हैं। अच्छा कितनी कम रख सकते हैं, 40 से अधिक नहीं, मतलब 40 से कम नहीं रख सकते, तो हमारे यहाँ 40 से अधिक है लेकिन 133 से कम है। इसी तरीके से बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार की विधानसभा सीट है 243। अब 243 का अगर आप एक एवरेज निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 80 सीटें, मतलब 81 मिल जाएगी, 8 या 24 होता है, इट मीन्स कि 81 सीटें जो है कि इसकी बनेंगी। और ये किससे कम होगी, ये 81 से जो है कि कम हो सकती हैं लेकिन 40 से ज़्यादा, इट मीन्स कि 1/3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, तो 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये हर राज्य का अलग अलग वेरी करेगा, लेकिन 171 में कहा गया है विधान परिषद की सदस्य संख्या के बारे में, और यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही प्रश्न सीधे दिया जाता है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं हो सकती। वर्तमान में 6 राज्य हैं, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ध्यान देना कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना में भी विधान परिषद मिली और आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद दी गई। अगर जो 7वां राज्य था वो था आपका जम्मू कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट जब हो गया, बंटवारा हो गया उसका, तब उसके यहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग राज्य विधानसभा पूर्ण बहुमत से पारित करेगी, स्पेशली विशेष बहुमत से करे और संसद उसे सामान्य बहुमत से पारित करेगी, तो संसद विधान परिषद की स्थापना भी कर सकती है और उसका उत्साधन यानी कि समाप्ति भी कर सकती है। यही तो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि आर्टिकल नंबर 169 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने सामान्य बहुमत से, संसद क्या करेगी, सामान्य बहुमत से किसी भी विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या उसका उत्साधन अर्थात समाप्ति कर सकती है, बशर्ते शर्त ये होगी कि राज्य विधानसभा ने उसे विशेष बहुमत से पारित किया हो स्थापना के लिए या समाप्ति के लिए। ये राज्य विधानसभा जब करेगी तभी हम आगे बात कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट लेवल का जो पॉइंट है कि आर्टिकल नंबर 182 के अकॉर्डिंग विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा ही किया जाएगा। अच्छा अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, अगर आप इसकी राज्यसभा से तुलना कर रहे हो तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, जो कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया अलग है, और राज्यसभा का उपसभापति उसी सदन के अंदर से होता है। लेकिन यहाँ पर विधान परिषद में उपसभापति के साथ साथ सभापति का निर्वाचन भी उसी के अंदर से ही होता है, विधान परिषद के द्वारा ही किया जाता है, इसमें विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है। यूपी की विधान परिषद में राज्यपाल 1/10 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, मतलब कि राज्यपाल द्वारा 1/10 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। अब ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, आपने यही पढ़ा है। लेकिन दोस्तों विधान परिषद के मामले में हर राज्य की जो चुनाव करने की प्रक्रिया रहेगी राज्यपाल के द्वारा, वो सीटें अलग अलग होती हैं। तो मैंने आपको सीधे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दिया कि यूपी में जो 100 विधान परिषद की सीट है हमारे यूपी की, तो उसमें से 10 सदस्यों को मनोनीत किया था वर्तमान में, और इसका मतलब हो गया 1/10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 1/6 सदस्य होते हैं, तेलंगाना की बात करें तो 1/7 होते हैं, कर्नाटक की बात करें तो 1/7 होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर 1/6 ही राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हालांकि अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो आप कहोगे 10, या फिर आप 1/10 भी कह सकते हो, क्योंकि यही तो वर्तमान में प्रक्रिया है। अगर बिहार का पूछ ले
या एक सिंपल प्रश्न पूछ ले कि राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया था, 1/2, 1/5, 1/6, 1/15, तो आप कहोगे सर 1/6, क्योंकि हमें 1/6 का ऐसा ऑप्शन दिखा जो किसी न किसी राज्य में है, जैसे बिहार में है, तो इसलिए हम इसको मानते हैं उत्तर। तो 6 राज्यों की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या कोई निश्चित नहीं है, जिसका प्रतिशत मैंने आपको ये दिखा दिया है। अब जरा विधान परिषद के बारे में और डिटेलिंग जरा हम जानकारी लेते हैं। पहली चीज कि ये एक स्थायी सदन है। आप इसका कंपैरिजन भी कर सकते हो, जैसे मैंने जब राज्यसभा आपको पढ़ाया था तो उसमें आप इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो कि विधान परिषद और राज्यसभा दोनों ही समकक्ष होती हैं। बस राज्यसभा की शक्तियां राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं, विधान परिषद की शक्तियां राज्य के स्तर पे होती हैं। तो ये एक स्थायी सदन होता है, यानी भंग नहीं हो सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवा मुक्त होते हैं। और ये तीनों ही प्रोविजन आपको राज्यसभा में भी देखने को मिलेंगे। 169 के द्वारा या तो इसका सृजन हो सकता है, उत्साधन हो सकता है, समाप्ति हो सकती है, और ये काम संसद करेगी, वो भी साधारण बहुमत से। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि सर अभी तो आपने कहा कि ये भंग नहीं हो सकती, लेकिन फिर 169 का प्रयोग करके समाप्त कैसे हो सकती है? तो भंग होने का मतलब होता है दोस्तों, विधान परिषद अपने कार्यकाल में तो है, लेकिन उसमें जो सदस्य काम कर रहे हैं उनका कार्यकाल समाप्त कर देना। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि उनका कार्यकाल तभी समाप्त होगा जब विधान परिषद ही समाप्त कर दी जाए। अब उसमें कोई भी ना चुनाव होगा, ना कोई निर्वाचन होगा, ना कोई सभापति होगा, ना कोई उपसभापति होगा, सब कुछ कोलैप्स है। समझ में आ गया? और भंग करने की स्थिति में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि लोकसभा को भंग कर दिया गया, विधानसभा को भंग कर दिया गया, तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद ही तो भंग होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा का स्पीकर बदल गया, ये सारी चीज होगी। लेकिन जब उत्साधन करते हैं या उसको हम पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि विधान परिषद का उत्साधन हो सकता है, लेकिन वो भंग नहीं हो सकती है। यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब आगे अगर हम देखें कि इसकी संरचना की बात करेंगे, अगर इसकी संरचना की बात करें तो देखिए, विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। वहीं स्थानीय निकाय द्वारा, जो आपकी नगर पालिका पंचायत होती है, इसके द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। 3 वर्ष से स्नातक द्वारा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन पास कर लिया और उसने 3 वर्ष बिता दिए हैं ग्रेजुएशन पास करने के बाद, तो 1/12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2012 से लेकर 2015 तक के बीच में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 2012 में एडमिशन लिया, 2015 में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, तो वो क्या 2016 में उसका चुनाव कर सकता है? नहीं, वो शुरू करेगा 2018 के बाद से, क्योंकि 15 से 18 के बीच में 3 साल का समय चाहिए। उसके बाद ही वो व्यक्ति एलिजिबल होगा विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन करने के लिए, यानी उसका निर्वाचन करने के लिए। और ऐसे 1/12 सदस्यों का होगा। वहीं 3 वर्ष से शिक्षक द्वारा, और ये जो शिक्षक है, अब मान लीजिए कि कोई प्राइमरी एजुकेशन का नहीं, इसमें इंटर कॉलेज के टीचर माने जाते हैं, जो जीआईसी के टीचर होते हैं। अगर वो अपनी नियुक्ति के 3 साल बिता चुके हैं, 3 साल से गवर्नमेंट टीचर हो चुके हैं, तो वो लोग भी 1/12 सदस्यों को मतलब निर्वाचित कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि शेष सदस्यों का, जो बचे हुए शेष सदस्य होते हैं, उनका नामांकन या मनोनीत करने का जो पद्धति होती है वो राज्यपाल करेंगे, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हों। और अगर आप इस तरीके से देखोगे तो बिहार में आपको मिलेगा 1/6, यूपी में मिलेगा 1/10, कर्नाटक में मिलेगा 1/7। तो अलग अलग राज्यों में राज्यपाल के द्वारा अलग अलग तरीके से निर्वाचन किया जाता है। और इसी में अगर हम कुछ चीज़ों को और ऐड करें कि अनुच्छेद 170 के अकॉर्डिंग राज्य विधानसभा की जो सदस्य संख्या होती है वो न्यूनतम तो होती है 60 और अधिकतम होती है 500। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अभी मैंने आपको बताया विधान परिषद, वीपी का मतलब विधान परिषद, जो कितनी थी, न्यूनतम तो 40 होगी और मैक्सिमम विधानसभा की 1/3 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अब अगर हम विधानसभा की बात करें वीएस, तो न्यूनतम कितनी होगी, 60 होगी, और अधिकतम कितनी होगी, 500 होगी। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जहां की विधानसभा, जिसमें विधान परिषद तो नहीं है लेकिन विधानसभा है, मुख्यमंत्री बैठते हैं, और वहां पर 60 सीटें भी नहीं हैं। जैसे सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे केवल 32 सीटें हैं, मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे 40 सीटें हैं, पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पे 33 सीटें हैं, गोवा की बात करें तो यहाँ पर 40 सीटें हैं। और यही 4 यूनियन टेरिटरी राज्य मिलाकर ये जो 4 हैं, इनको आप याद रख लेना, क्योंकि यही 4 आपको राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे मिलेंगे जिनकी सदस्य संख्या 60 से भी कम है, और ये अपवादिक तौर पर है। क्लियर?
और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक आपकी विधानसभा सीट होती है यूपी की, जिसमें 403 सदस्य होते हैं। अब जरा और भी आगे जानकारी यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको ये पीडीएफ पसंद आ रही हो और आप भी चाहते हैं कि इस पीडीएफ को परचेस करना, प्रिंट आउट निकाल कर हमारी क्लास के साथ रिवीजन करना, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। वहाँ से आप पूरा पेमेंट सिस्टम, पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट और वहाँ पे बाकायदा QR स्कैन वगैरह जो भी प्रोसीजर होगा पीडीएफ लेने का, वो सब कुछ वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर एक डेमो पीडीएफ मिल जाए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम के कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट सेक्शन होता है वहां पर हमने डेमो पीडीएफ लगा दी है, आप वहां पर देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के जो फाइल सेक्शन होता है उसमें भी आपको मिल जाएगी डेमो पीडीएफ सभी सब्जेक्ट की। तो चलिए आते हैं पॉइंट पर दोबारा कि अनुच्छेद 333 के अकॉर्डिंग राज्य की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया था। तो अब देखना, ध्यान देना कि जब हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 330 और 331 जो आपके लोकसभा से रिलेटेड था। तो लोकसभा में भी जो आंग्ल मनोनयन होता था आंग्ल भारतीयों का, वो 331 के तहत तो लोकसभा में होता था 2 सीटें, और यहाँ पर राज्यपाल करता है 1 सीटों के लिए। लेकिन अब दोनों ही जगह से ये प्रावधान समाप्त हो गए, लोकसभा से भी विधानसभा से भी। कौन से संविधान संशोधन? 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो हो सकता है कि अब ये प्रश्न ना पूछे, बल्कि अब आपसे आर्टिकल नहीं पूछेगा। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया, चाहे वो लोकसभा में पूछ ले चाहे वो विधानसभा में पूछ ले। तो प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए 104वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पर कुछ आपको विधानसभा सीटें मैं दिखाना चाहूंगा जो या तो 60 पर ही है न्यूनतम सीट, या फिर उससे भी कम है अपवादिक स्थिति में। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 60 हो गई, मेघालय में 60 हो गई, मणिपुर में 60 हो गई, और हिमाचल प्रदेश में 68 हो गई, उत्तराखंड में 70 हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है, और पुदुचेरी में अभी मैंने आपको बताई थी, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, विद इन 1 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक चीज और, अभी आपने देखा कि राजस्थान के चुनाव परिणाम आए, तेलंगाना चुनाव परिणाम आए, MP के चुनाव परिणाम आ गए। तो यहाँ पर जो है कि नई नई सरकारों का गठन किया गया है, और इससे संबंधित भी प्रश्न इस बार पूछने की संभावना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप पिछले साल का पेपर देखेंगे, यूपी PCS ने जैसे ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इन जगहों पे जब चुनाव हुए थे तो यहाँ के उन्होंने क्या पूछे थे? 2 प्रश्न दिए थे। एक तो अध्यक्ष को भी पूछा और दूसरा वहाँ की विधानसभा सीटें भी पूछ ली थी। तो जो लेटेस्ट में जो रिजल्ट आए होते चुनाव के, उससे अपडेट आपको रहना जरूरी है। तो हालांकि इन जो चुनावों की पूरी जानकारी है, इन शॉर्ट ब्रीफ नॉलेज में मैं करंट अफेयर्स की जो सीरीज आएगी उसमें ये चीजें आएंगी पब्लिश होके, तो मैं वहां पे रिवीजन आपको करा दूंगा। अगर फिर भी अगर आप चाहते हो कि अभी आजकल में करना चाहो, यहाँ से प्रिंट आउट करके अपडेट करना चाहो, तो इस साइड वाली जगह में आप उन स्टेट के नाम लिख के वहां पे कौन अध्यक्ष बना, कौन CM बना और कितनी सीटें हैं, इसके बारे में आप जानकारी रख लेना। क्योंकि ये ट्रेंड है दोस्तों, जब भी लेटेस्ट इलेक्शन होते हैं तो हमेशा वहां से प्रश्न पूछा जाता है। और इलेक्शन कमीशन के टॉपिक को जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 2024 में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। इट मीन्स कि लोकसभा चुनाव, आम चुनाव जिसे कहते हैं, उससे संबंधित इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका है, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। फिर आगे देखें, राज्य विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य की निर्हरता अर्थात की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम शक्ति होती है राज्यपाल के पास, और इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन से परामर्श जरूर लेता है, यानी निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार ही करता है। लेकिन उस सदस्य की सदस्यता समाप्त करने की जो अंतिम शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास होती है। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि अगर कोई जो विधायक है या सांसद है, अगर वो दल बदल कानून के तहत यानी कि 10वीं अनुसूची के तहत जो है कि अगर उसकी निर्हरता घोषित की जाती है, तो इसमें राज्यपाल की भूमिका 0 हो जाती है, बल्कि लोकसभा स्पीकर या राज्य विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं उनकी भूमिका आती है, वही इस चीज को निलंबन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बस सिंपल निर्हरता की बात हो रही है, कोई 10वीं अनुसूची के तहत तो निर्हरता नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका है। देखिए, उस चीज को भी मैंने क्लियर किया है। नोट्स दोस्तों ऐसे बनाए ना कि आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। मैंने जितने नोट्स बनाए हैं, निशु मैम ने जो भी नोट्स बनाए हैं,
इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट को रखा गया कि सारे चैप्टर्स भी इंक्लूड रहे, सारे कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड रहे, और जो आपके डाउटफुल सेशन होते हैं ना, जो डाउटफुल होते हैं, अब जैसे निर्भरता को लेकर बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे राज्यपाल की भूमिका होगी, कहाँ इलेक्शन कमीशन की भूमिका होगी, कहाँ पे लोकसभा स्पीकर या राज्य विधानसभा स्पीकर इट मीन्स की अध्यक्ष की भूमिका होगी। तो सारे हमने इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एकदम माइलस्टोन जो पॉइंट है वो सभी कुछ इसमें हमने शामिल किए। अब यहाँ पर देखोगे कि यदि 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत निरहरता का मामला है तो विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ही फैसला करेगा, जो कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्योंकि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा पिछली साल, या हो सकता है 2 साल हो गए होंगे, शरद यादव जी, जो कि है तो मेरा ही नाम, मेरी बात नहीं थी, जेडीयू के जो अध्यक्ष थे, जेडीयू थी कि हाँ जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि लालू प्रसाद की आरजेडी है, ठीक है। तो जेडीयू के जो अध्यक्ष थे शरद यादव जी, उनकी सांसद योग्यता रद्द कर दी गई। किस बेस पे? कि दल बदल निरोधक कानून लगा दिया गया, इस पे दल बदल कानून लगाया गया। तो इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, और वो गए भी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला रखा कि सर आप न्यायिक समीक्षा करिए, क्योंकि ये स्पीकर महोदय के द्वारा दल बदल के आधार पर मेरी सदस्यता को रद्द किया गया। क्लियर होगी बात? तो वो न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। फिर यहाँ देखेंगे कि राज्य विधानसभा का जो 17वासान होता है या विघटन, ये कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जिस प्रकार से लोकसभा का विघटन और 17वासान राष्ट्रपति करता है, सेम उसी तरीके से राज्यपाल भी करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है, ये प्रश्न पिछली बार यूपीएससी में पूछा गया है, तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। अब जैसे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर कोई विषय ऐसा है जिस पर राज्य विधानसभा कोई कानून बनाना चाह रही है, लेकिन उसके पास पहले से कोई गाइडलाइन नहीं है, विधानमंडल के द्वारा कोई नियम पारित नहीं किया गया है, तो उस मुद्दे को छोड़ नहीं सकती है। उस पर क्या होता है कि हम एक दिशा निर्देश के अनुसार लोकसभा के नियम का पालन कर सकते हैं। हाँ, तब समस्या खड़ी होगी कि अगर उस पॉइंट पर भी लोकसभा के पास भी कोई नियम नहीं है, तो 2 ऑप्शन है विधानसभा के पास, या तो खुद अपना कोई नियम प्रस्ताव बना ले इस तरीके से, उस पर काम करने के लिए, कानून बनाने के लिए, या फिर संसद से अनुमति ले सकता है, या संसद से सिफारिश कर सकता है कि साहब आप ही बना दीजिए। ये फॉर एग्जांपल वही हो गया कि मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास किसी निर्णय को देखने के लिए, किसी विचार को सुनने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वो जो कहते हैं ना, हम लोग उसे क्या कहते हैं उसे यार, अभिलेख न्यायालय, उसका प्रयोग कर सकता है। अभिलेख न्यायालय के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई नियम या कोई निर्णय दिया तो उसका प्रयोग वो कर सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है इस पॉइंट का, कि राज्य विधानमंडल के बैठक हेतु गणपूर्ति या कोरम जो होती है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, तो भाई 10 सदस्य ही कह दो या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा कह दो, जो भी अधिक हो जाए। अब ध्यान देना, सामान्यतः प्रश्न होता है 1/10, लेकिन अगर कहीं पे मान लेते हैं कि 60 ही सदस्य हैं, जैसे अभी मैंने आपको मिजोरम अरुणाचल प्रदेश दिखाया, तो यहाँ का तो 1/10 भाग कितना होगा? 1/10 भाग की अगर हम बात करें तो 6 ही सदस्य तो होंगे, तो क्या 6 सदस्यों के साथ कोरम हो सकता है? ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए न्यूनतम रखा गया 10। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि कहाँ पर 10 काम आएंगे? जहाँ पर न्यूनतम सीटें जो है कि 100 से कम होंगी। मान लो कहीं पे विधानसभा की सीटें केवल 80 हैं, तो यहाँ पे 1/10 का नियम लगाओगे तो केवल 8 ही सदस्य तो आए। तो हमें न्यूनतम कोरम पूरा करने के लिए 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, या तो 10 हो जाए या फिर 1/3 हो जाए, जो भी अधिक होगी हम उस पर विचार कर लेंगे। यहाँ न्यूनतम वाली बात नहीं रहेगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं विधानसभा की कुछ कार्यवाही होती है, उसका क्रम क्या होता है। तो जब विधानसभा कार्यवाही करता है किसी भी चीज पे, तो देखिए पहला तो पहले सत्र में पहले शपथ होती है, यानी कि जब नई विधानसभा गठित होती है तो पहले तो शपथ पत्र समारोह चलता है, शपथ समारोह चलता है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी शपथ लेते हैं। और फिर राज्यपाल का एक अभिभाषण होता है, जिसे हम धन्यवाद प्रस्ताव भी कहते हैं। राज्यपाल ये कहते हैं कि आप सभी का धन्यवाद हो, आप सभी का अभिनंदन है कि आपने मेरे सहयोग के लिए एक उत्तम कोटि की विधान परिषद तैयार की है, यानी मंत्री परिषद तैयार की। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो या तो स्वयं काम करता है या फिर अपने अधीनस्थों और अपने सलाहकारों के साथ काम करता है। तो वो अधीनस्थ सलाहकार कौन होंगे? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री होंगे। तो इसीलिए उनका वो धन्यवाद देता है एक तरीके से। फिर मंत्रियों का परिचय कराता है सभी से कि भाई ये हमारे इस विभाग के मंत्री है, इस विभाग के ये मंत्री है, इस विभाग के ये मंत्री है। और उसके पश्चात पूर्व और वर्तमान सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख के साथ श्रद्धांजलि होती है। मान लीजिए कोई बहुत पुराना सदस्य था जो कभी सदन का सदस्य रह चुका है 20-25 साल पहले, हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उस पर चर्चा की जाती
या वर्तमान में भी वो सदन का सदस्य रहा है, अभी पिछली विधानसभा का भी रहा है, लेकिन कहीं रोड एक्सीडेंट में या कोरोना वायरस से या किसी आकस्मिक मृत्यु की वजह से उनके निधन पर भी शोक सभा रखी जाती है, श्रद्धांजलि रखी जाती है, फिर काम आगे शुरू किया जाता है। तो इस तरीके से विधानसभा का सेशन शुरू किया जाता है। राज्य विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वहीं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा भाग लेती है और साथ ही साथ राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है, क्योंकि कुल संख्या का 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन तो विधानसभा ही करती है। ये चीज हमने पढ़ी थी ना अभी ऊपर, जिसमें शिक्षकगण भी थे, स्नातक प्राप्तकर्ता भी थे, राज्यपाल भी रहेगा, विधानसभा भी रहेगी। तो इन सभी के द्वारा जो है कि निर्वाचन किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 267 के 2 में जो है कि के अकॉर्डिंग राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी होता है। यानी कि राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उसकी स्थापना राज्य विधानमंडल खुद कर सकती है। और अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल नंबर 266 में क्या दिया गया है, तो भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की ही संचित निधि आर्टिकल नंबर 266 में ही वर्णित है, लेकिन दोनों अलग अलग ऑपरेट होती हैं। और उसी तरह से 267(2) के तहत राज्य विधानमंडल खुद इसके लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? एक अपनी आकस्मिक निधि बनाने के लिए। और यह निधि राज्यपाल के नियंत्रणाधीन होती है, जो अग्रिम धन देने के लिए समर्थ होती है। जिस प्रकार से आर्टिकल नंबर 267(1) के तहत आपकी केंद्र सरकार की अग्रिम जो है कि वो होती है धनराशि देने के लिए आकस्मिक निधि, सेम उसी प्रकार से राज्य की भी होती है आकस्मिक निधि। और आर्टिकल नंबर 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी किया जा सकता है, ठीक है। और राज्य संबंधी कुछ जो राज्य विधायिका संबंधी जो कुछ विशेष अनुच्छेद होते हैं उनके बारे में जरा हम जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आर्टिकल नंबर 168 के तहत हमने देखा कि राज्य में एक विधायिका का गठन होगा। विधायिका मतलब कानून बनाने की संस्था, जिसमें 2 संस्था आएगी, एक होगी विधानसभा और एक होगी विधान परिषद। तो सबसे पहले हम विधान परिषद की बात करते हैं, इसलिए हमने 169 विधान परिषद की बात की, फिर 170 में हमने विधानसभा की बात की। तो दोनों देखिए क्रम से चलता है। और 168 में क्या कह रहा है? राज्य की विधायिका का गठन होगा। वहीं 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के निर्वाचन की बात होती है। और 195 में सदस्यों के वेतन और भत्ते, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं अर्थात के विधायक वगैरह होते हैं, इनके वेतन और भत्ते की बात होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लोग हमेशा बस ये रटते हो कि 110 में धन विधेयक की बात होती है, लेकिन ये जो धन विधेयक है ये केंद्र सरकार का अर्थात लोकसभा से संबंधित है। लेकिन इसी तरीके से एक राज्य विधानसभा का भी यानी राज्य विधायिका का भी तो एक धन विधेयक होगा। और उसकी जानकारी 199 आर्टिकल नंबर 199 के तहत मनी बिल की बात की जाती है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। जनरली आप 110 को तो जानते हो लेकिन बाकी को नहीं जानते हो। फिर आगे देखते हैं कि विधानसभा से पारित विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार केवल 3 माह तक रोक सकती है, और यदि विधानसभा पुनः पारित करके भेजे तो इस बार दूसरी बार में केवल 1 माह के लिए ही रोक सकती है, अर्थात 3+1 = 4 मंथ। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि धन विधेयक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि धन विधेयक तो दोस्तों लोकसभा से जब पारित होता है तो राज्यसभा के पास ही केवल 14 दिन की मोहलत होती है। तो भाई राज्य का भी जब विधानसभा से धन विधेयक पारित होता है तो विधान परिषद के पास केवल 14 दिन की मोहलत होती है। लेकिन जो अन्य विधेयक होते हैं, चाहे वो संविधान संशोधन विधेयक हो या सामान्य विधेयक हो या किसी प्रकार का विधेयक, तो जब अगर वो लोकसभा से पारित होते हैं तो राज्यसभा के पास कितने महीने तक रोकते हैं? 6 महीने तक रोकने की शक्ति होती है। लेकिन इसी तरीके से जो सामान्य विधेयक होते हैं धन विधेयक के अलावा, वो जब विधानसभा से पारित हो जाता है और विधान परिषद के पास आता है तो उसे 2 फेज में रोकता है। एक तो होता है 3 मंथ पहले राउंड में, और जब उस पर पुनर्विचार वगैरह करके दोबारा विधानसभा भेजती है तो फिर 1 मंथ के लिए रोक लेता है, और इसी को मिला के 4 मंथ ऑप्शन आता है। आप ध्यान देना कि अगर एग्जाम हॉल में सीधा प्रश्न पूछा जाए कि राज्य विधान परिषद के पास किसी भी विधेयक को रोकने की अधिकतम अवधि क्या होती, तो अधिकतम का मतलब हो गया 4, या सबसे पूछ ले कि न्यूनतम अवधि क्या होती, तो न्यूनतम 3, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि राज्य विधान परिषद के पास किसी भी आए हुए विधेयक पर कितने समय तक रोकने की शक्ति होती है, और ऑप्शन में आपको 3 भी मिल जाए 4 भी मिल जाए, तो आपको केवल और केवल 4 मारना है, क्योंकि पुनर्विचार का भी ऑप्शन इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। कभी भी 3 नहीं मारना है, 4 को ऑप्शन मारना है। आयोग हमेशा 4 को ही सही मानता है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि
अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो यही चीज मैंने बताई कि 14 दिन केवल रोक सकता है यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए। अगर बजट मान लो जो लाल कपड़े में बढ़िया जो है कि लक्ष्मी के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है, और ऐसे में अगर बजट प्रस्तुत होने से पहले ही खुल गया, यानी वो लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, जानकारी लीक हो गई, तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, पूरी मंत्रिपरिषद को नहीं। क्योंकि एक की गलती का हर्जाना सभी को यहाँ नहीं दिया जाएगा। यहाँ वित्त मंत्री पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेता है कि इस तरीके की जो कृत्य हुआ है, ये अपमान हुआ है बजट का, और इसकी समस्त जिम्मेदारी वित्त मंत्री खुद ले लेता है और त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, क्यों माना जाता है ऐसा? क्योंकि इससे गोपनीयता का उल्लंघन माना जाता है कि गोपनीयता का उल्लंघन हो गया है, जो चीज गोपनीय होनी चाहिए थी वो उल्लंघन हो गया। वहीं धन विधेयक पूरा स्थापित करने हेतु राज्यपाल की पूर्व संस्तुति की आवश्यकता होती है, और अनुच्छेद 164 के 1 क्लॉज के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की सीएम की सलाह पर ही राज्यपाल ही करेंगे। अब अगर एक प्रावधान और आया हुआ है जो आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, हालांकि पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। सीएम के साथ यानी कि मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी राज्य में सीएम सहित कुल मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती। ये जो है कि प्रावधान आया था दोस्तों 91 अमेंडमेंट, जो 51वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत यह कहा गया था कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या जो है उसको निर्धारित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित या प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद की संख्या क्या होगी, समस्त जो सीटें होती हैं उसका 15% ही हो सकती है। अब जैसे राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्य में कहा गया कि सीएम के साथ 15% ही टोटल रहेंगे, लेकिन किसी भी ऐसी जगह पे जहां 12 से कम नहीं होने चाहिए। अब दिल्ली की विधानसभा सीट कितनी है? 70 है। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 60 है। तो यहाँ का अगर आप देखोगे तो इसका हो गया 15 छक्का 90। इट मीन्स कि 9 सदस्य ही तो मिले, जिसमें सीएम भी शामिल है। तो वही कहा गया कि ऐसी सीटें जहां पर सीटें कम है तो वहां न्यूनतम जो है कि 12 तो होने ही चाहिए। यानी कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। आगे देखते हैं, आर्टिकल नंबर 167 के अनुसार सीएम के दायित्वों अर्थात कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, जैसे आर्टिकल नंबर 78 में पीएम के दायित्व और कर्तव्यों को शामिल किया गया है। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन की शीर्ष स्तर पर होता है। जो राज्य का जो स्टेट सेक्रेटरीट होती है ना, वो आपके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कि शीर्ष पॉइंट माना जाता है, शीर्ष स्तर माना जाता है, और जिस पर राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों के निर्माण का भी दायित्व होता है। उसी तरीके से राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जो आईएएस लेवल का जो अधिकारी होता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, और मुख्य सचिव का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां यानी कि जो फाइल्स होती हैं वो मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जाती हैं, और ये आवश्यक भी है। इट मीन्स कि जब तक मुख्य सचिव ने उस पर एक ओवरव्यू न दिया हो, एक उस पर साइन न किया हो, तब तक कोई भी फाइल मंत्रिमंडल को नहीं दी जा सकती। एकमात्र राज्य जहां पे कॉमन सिविल कोड यानी कि आर्टिकल नंबर 44 जो डीपीएसपी के अंतर्गत वर्णित है, इसको लागू किया गया है, वो भी कहां पर? गोवा में लागू किया गया है। तो अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अभी तक हम लोगों ने जो कार्य प्रणाली थी, मुख्य मुख्य चीजें थी, वो सारी चीजें कवर कर ली हम लोगों ने विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाई कोर्ट लोकहित याचिका यानी कि पीआईएल स्वीकार कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि समूह के हितों को प्रतिनिधित्व देता है। समूह का हित का मतलब हो गया कि कोई भी एक व्यक्ति किसी एक समूह के हितों की बात कर सकता है, चाहे वो जनजातियों के हित की बात हो, चाहे वो। तो जो पीआईएल होती है दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका मतलब होता है कि हम किसी भी एक समाज के वर्ग का हिस्सा बनकर या हम उस समाज के आधार पर हम कुछ हितों की मांग कर सकते हैं, या उन हितों के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आदेश पारित करा सकते हैं। जैसे जनजातियों के अधिकार हो गए, महिलाओं के अधिकार हो गए, दिव्यांगों के अधिकार हो गए, शोषण के खिलाफ अधिकार हो गए। तो इसी को हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राज्यपाल नहीं करता, न्यायाधीश करता है कौन? राष्ट्रपति, जिसके लिए सीजेआई की मदद ली जाती है, राज्यपाल की मदद, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात ही। अब जैसे हाई कोर्ट में जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, तो उसमें एक कोलेजियम व्यवस्था होती है, और कोलेजियम व्यवस्था के बाद जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है वो सीजीआई से यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करता है, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है, जिस राज्यपाल मतलब जिस राज्य के हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति करनी, और उस
हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे परामर्श की जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। आगे देखें, आर्टिकल नंबर 224 के अनुसार अपर यानी एडिशनल और कार्यकारी यानी एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल हाई कोर्ट में होता है। कार्य में अस्थायी वृद्धि के कारण अतिरिक्त या अपर या एडिशनल न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वो भी कितने समय के लिए की जाती है? इनकी 2 वर्ष के लिए की जाती है। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। यदि कोई न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश स्वयं अनुपस्थित है तो हम एक कार्यकारी यानी एक्टिंग न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इसी तरीके से एक एक्टिंग अर्थात कि कार्यवाहक राष्ट्रपति सीजेआई की नियुक्ति कहाँ पे होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ये ध्यान देना दोस्तों, ये तो होते हैं राज्य की समेकित निधि पर यानी कि संचित निधि पर भारी। लेकिन अगर हाई कोर्ट के पेंशन की बात करेंगे, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो पेंशन होती है वो भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होती है, जबकि वेतन भत्ते राज्य की ही संचित निधि पर भारित होते हैं। हाई कोर्ट की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। 15वें संशोधन 1963 से ही है तय की गई है। वर्तमान हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है, जिसमें 7 ऐसे हाई कोर्ट है जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों या यूनियन टेरिटरीज तक विस्तृत है। अब जैसे अगर मैं कहूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्या वो किसी और राज्य का भी मुकदमा सुनती है? तो हम कहेंगे नहीं सर, वो तो केवल और केवल इलाहाबाद का सुनती है, अर्थात कि उत्तर प्रदेश का। तो उसी प्रकार से 7 हाई कोर्ट और हैं जो अलग अलग राज्यों या यूनियन टेरिटरीज का भी मुकदमा सुनती है। जैसे कोलकाता हाई कोर्ट की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार का भी मुकदमा सुनेंगी। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का, दादर नागर हवेली और दमन दीव का भी ये मुकदमा सुनेंगी। गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इनमें भी जो है कि मुकदमे अगर कुछ होंगे तो वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा ही सुने जाएंगे। केरल हाई कोर्ट की बात करें तो ये केरल के साथ साथ लक्षद्वीप को कवर करता है। मद्रास हाई कोर्ट की बात करें तो ये तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों को ही कवर करता है, यानी कि तमिलनाडु का भी सुन रहा है, क्योंकि चेन्नई का ही तो पुराना नाम मद्रास हाई कोर्ट है, तो चेन्नई हाई कोर्ट न कहकर मद्रास हाई कोर्ट ही कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है कि ये चीज़ें समझ में आ गई। और बाकी और भी हाई कोर्ट है, जैसे 2 और बच रही हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, और ये दोनों के मुकदमे सुनती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी हाई कोर्ट है। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे एक तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरीज है, और यहाँ पर भी एक हाई कोर्ट है जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो कड़कड़डुमा या 30,000 कोर्ट शायद है, 30,000 तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कड़कड़डुमा में हाई कोर्ट है इसकी। दिल्ली के पास अपनी एक हाई कोर्ट है, और वहीं जम्मू कश्मीर के पास भी अपनी एक हाई कोर्ट है, और उसकी हाई कोर्ट लद्दाख का भी मामला सुनती है। तो ये जम्मू कश्मीर में इसकी पीठ अवस्थित है। ये केवल 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, और एक और है दोस्तों, कौन? चंडीगढ़ भी तो इसी में आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में भी हाई कोर्ट का गठन हो चुका है 2013 में ही। इससे पहले ये गुवाहाटी हाई कोर्ट की अधिकारिता में आते थे। तो अब जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की अधिकारिता में कौन कौन आ रहा है? नागालैंड आ रहा है, मिजोरम आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। फिर बात करेंगे कि हाई कोर्ट की सर्वाधिक बेंच कहाँ पर है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में है, जिसकी मूल पीठ तो होती है मुंबई में, लेकिन 3 अन्य पीठ है या 3 अन्य बेंच हैं जहाँ पे वो सुनवाई कर सकती है। जैसे एक नागपुर हो गया, गोवा के अंतर्गत पणजी हो गया, और औरंगाबाद में भी हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट की भी 3 अन्य बेंच हैं। जैसे एक तो मूल पीठ गुवाहाटी में है, दूसरा 3 अन्य बेंच जो कि कोहिमा में, आइजोल में और ईटानगर, यानी इन राज्यों के अंतर्गत भी इसमें सुनवाई की जाती है। हाई कोर्ट के मुख्य क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं? जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुख्य क्षेत्राधिकार पढ़े, वैसे ही हाई कोर्ट के मुख्य क्षेत्राधिकारों की बात करेंगे तो उसमें एक तो निरीक्षण क्षेत्राधिकार, यानी कि सुपरविजन करना, अधीनस्थ कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत आता है कि वो अधीनस्थ कोर्टों का, न्यायालयों का अधीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? अधीक्षण करते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार की बात करें तो यहाँ पर हम अपील भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमे को लेकर। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो कि फंडामेंटल राइट के लिए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम अपने अधिकारों के बचाव में रिट याचिका वगैरह प्रस्तुत करवा सकते हैं, और ये फंडामेंटल राइट के लिए लागू होती हैं। इज इट क्लियर? जबकि परामर्शी क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है आर्टिकल नंबर 143 के तहत, और ये किसके लिए होता है? ये राष्ट्रपति को परामर्श देने से संबंधित मामला होता है, और उससे ज़्यादा नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखें, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है भाई? सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं निभाता, इसका कैसे निभाएगा? तो इसको देखेंगे कि पहली भूमिका होती है कि वह न्यायिक कार्य करता है,
दूसरी भूमिका होती है कि वो प्रशासनिक हैसियत से भी कार्य करता है। इस समय वह निचली अदालतों का जब पर्यवेक्षण करता है, सुपरविजन करता है, अधीक्षण करता है, प्रशासन का नियंत्रण करता है और इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रिट की अधिकारिता में आता है। इस मतलब क्या हो गया कि एक तो वो न्यायिक कार्य करता है तो सुप्रीम हो गया, लेकिन जब वो प्रशासनिक हैसियत से कार्य कर रहा होता है या अधीक्षण वगैरह पर्यवेक्षण कर रहा होता है तो इस तरीके से वो अन्य न्यायाधीशों की रिटों की अधिकारिता में भी आ जाता है, जैसे अन्य न्यायाधीशों के लिए भी रिट दायर की जाती है। और अब हम यहाँ पर जरा इस चीज पे विचार कर लेते हैं कि वो कौन सी रिट है। तो उत्प्रेषण की बात अगर हम करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया था, तो हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो यह एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय। अब कौन सी न्यायालय ऐसी जिसको उच्च अधिकार प्राप्त है, हाई अथॉरिटी प्राप्त है, तो उसमें उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय कौन सी? एक तो हाई कोर्ट हो सकती है, एक सुप्रीम कोर्ट। इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। किसको जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालयों को, कि वह पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित करें, अर्थात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को हस्तांतरित करें। अगर जब इनके सामने ये मुद्दा आता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले पर विचार कर रही है जो इनके कार्यक्षेत्र से भी बाहर है, तो उस मामले का पूरा रिकॉर्ड अपने पास ये मंगवाते हैं रिव्यू करने के लिए। और यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द भी कर देता है। क्या करता है? रद्द कर देता है। कहता है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, आप उस पर काम कर रहे हो, आप उस पर सुनवाई कर रहे हो और आप उसकी जो है कि निर्णय भी दे रहे हो, तो ये रद्द कर दिया जाता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। अब जैसे ऐसा क्या हो सकता है, तो अगर हम देखें तो मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें, कोई अधीनस्थ न्यायालय फंडामेंटल राइट पे विचार कर रहा है, जबकि आपको पता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट, यही दो ही तो न्यायपालिका है ना जो केवल इस पर विचार कर सकती है। फिर अधीनस्थ न्यायालय ने कैसे विचार किया, तो ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। अगर मैं कहूँ कि दो राज्यों के मुकदमे आपस में लड़ रहे हो, किन्हीं दो राज्यों के मुकदमे को सॉल्व कर रहे हो, या फिर सेंटर वर्सेस स्टेट, केंद्र और राज्य के मुकदमे का अगर समाधान कर रहे हो, तो ये भी तो अधीनस्थों की अधिकारिता में नहीं है। तो ऐसे मुकदमे पे अगर कोई सुनवाई हो रही है और कोई निर्णय दिया जा रहा है, तो सबसे पहली बात कि इस मुकदमे को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा सुनवाई होती है। फिर वहीं पे एक प्रतिषेध की बात करते हैं, तो यह एक अधीनस्थ न्यायालय को जारी करके कि वह किसी मामले की विशेष में अग्रतर कार्यवाही को रोक दे या निर्णय फैसला देने से पहले ही होता है। यानी इसमें क्या होता है, जो हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, ये पहले ही रोक देती है अधीनस्थ न्यायालयों को कि भाई इस मुकदमे पे जो आप सुनवाई कर रहे हो उसे आप रोक दीजिए और उसे आप जो है कि निर्णय या फैसला मत दीजिए, आप हमें वापस कर दीजिए इस मामले को। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही का परीक्षण या निरीक्षण करती हैं। तो हम उत्प्रेषण का प्रयोग कर सकते हैं और प्रतिषेध का, इन्हीं दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्राइवेट व्यक्ति या संगठन या फिर कंपनी के विरुद्ध भी हम परमादेश जारी रिट तभी जारी की जाएगी जब उसको कोई सार्वजनिक कार्य सौंपा गया होगा, क्योंकि परमादेश का मतलब होता है मैंडमस, अर्थात परम आदेश देना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट परम आदेश देती है परमादेश के रूप में कि आपको ये कार्य करना है, लेकिन ये किसी कंपनी या व्यक्ति या संगठन को तभी दे सकती है जब वो सार्वजनिक कार्य पे कर रहा हो। अब मान लीजिए कोई स्टार्टअप चला रहा है, कोई व्यक्ति अपनी जो है कि उसकी खुद की कंपनी है, उस स्टार्टअप पे जो है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, अगर मान लो बाय डिफॉल्ट उसने कोई गलत काम किया तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश जारी नहीं करेगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी गवर्नमेंट ऑफिसर में है या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के रूप में है या किसी सरकारी विभाग में वो कार्य कर रहा है, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, चाहे वो क्लर्क क्यों ना, बाबू क्यों ना, IAS PCS ऑफिसर कुछ भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ रिट जारी की जा सकती है, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पे बैठे सार्वजनिक काम कर रहे हैं। इसी प्रकार की कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सरकार की हिस्सेदारी के साथ चलती है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, गेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गई, भेल हो गई। इस तरीके की जो कंपनियां हैं इनके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। और अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की रीति क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान होती है। अब क्या रीति होती है, क्या नियम होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने के लिए, तो साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाया जाता है। यानी क्या कहा जा रहा है कि साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर प्रत्येक सदन द्वारा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्रत्येक सदन द्वारा, और वो भी कैसा, विशेष बहुमत, जो कि उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 बहुमत चाहिए होते हैं इसमें, तो 2/3 बहुमत से जब प्रस्ताव पारित होगा तभी राष्ट्रपति हटाएगा। तो हटा भी कौन रहा, राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं हटा रहा है, नहीं, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। वहीं अगर हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार 1993 में
न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। ये पहली बार मामला था 1993 में। यानी पूरे के पूरे आप देखोगे 1947 में भारत आज़ाद होता है, 1950 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करना शुरू कर देती है 28 जनवरी 1950 से। पूरे के पूरे लगभग 40-42 साल में अगर आप देखोगे तो ये पहली बार था 1993 में कि वी रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, जबकि पहली बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था राज्यसभा में 2011 में। ठीक है। और कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर जो है कि ये लगाया गया था राज्यसभा में, ये पारित भी हो गया था। ध्यान देना, दोनों की बात समझना। 1993 में केवल बस प्रस्ताव लाया गया था, पारित नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम पारित की बात करें तो राज्यसभा में पारित भी हो गया था। सौमित्र सेन जो कि कोलकाता के हाईकोर्ट थे, मतलब कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, लोकसभा में प्रस्तुत होने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो हम यह कह सकते हैं कि क्या अभी तक किसी भी ऐसे न्यायमूर्ति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया गया है, अपदस्थ किया गया? तो हम कहेंगे नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश अपनी गरिमा और अपने पद और सम्मान को बचाए रखने के लिए। चलिए तो आगे देख लेते हैं हम अगले पॉइंट पे कि विधि आयोग से संबंधित कुछ बात है कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक हाईकोर्ट के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। यानी ऐसा एक सिफारिश की गई थी विधि आयोग के द्वारा। तो उस समय न्यायाधीश हिदायतुल्ला साहब जो है कि उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, और उन्होंने ये समर्थन किया कि प्रत्येक हाईकोर्ट के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? कि ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्ता को बरकरार रखा जाए और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप न लगाया जाएगा। ठीक है। और जिला न्यायाधीश शब्द किस अनुच्छेद में आया है? तो जिला न्यायाधीश शब्द जो है अनुच्छेद 233 और भाग 6 के अंतर्गत आता है। 231 की बात करें तो 2 या अधिक राज्यों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना करने का प्रावधान भी होता है। 2 या अधिक राज्यों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान 231 में। वहीं आगे देखते हैं कि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसके पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्तियां भी होती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज हमारे बनते हैं ना, जो आपके यूपी पीसीएस जे का यानी जुडिशरी का जो पेपर होता है, उसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं उनके पास न्यायिक और प्रशासनिक जो है कि शक्तियां भी होती हैं, और वो पर्यवेक्षी शक्ति भी रखते हैं अधीनस्थ न्यायालयों पे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा, और वो भी हाईकोर्ट के परामर्श से ही करता है। हाईकोर्ट के जब चीफ जस्टिस से जब परामर्श कर लेता है तभी वो उनकी नियुक्ति भी करता है। फिर यहाँ पे न्यायिक हिरासत की बात करें, अगर हम जुडिशियल कस्टडी की बात करें, जैसे आपने कई बार सुना होगा कोई व्यक्ति में कोई मुकदमा होता है, निर्णय आता है, तो उस पर लिख के मतलब हाईकोर्ट कहता है ना कि भाई इन्हें जुडिशियल कस्टडी में आप लोग ले लीजिए। तो उसका मतलब होता है न्यायिक हिरासत का कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में, जिस भी मजिस्ट्रेट या जिस भी जज ने यह आदेश दिया कि इनको जुडिशियल कस्टडी में डालो, ऐसे में अभियुक्त को केंद्रीय या राज्य कारागार में ही रखा जाता है, जिला कारागार में, या यूँ कहे कि पुलिस थाने में नहीं रखा जाता। जैसे बहुत बार क्या होता है कि पुलिस थाने में जो जेल होती है ना, 1-2 जो है कि ब्लॉक बने होते हैं, उसमें कैदियों को रखा जाता है, तो पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, तो वो अपने पास नहीं रख सकते, बल्कि उन्हें केंद्रीय या राज्य कारागार में रखा जाता है। तो आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि पुलिस हिरासत की बात करें, एक तो होता है आपका जुडिशियल कस्टडी न्यायिक हिरासत, और एक होता है पुलिस हिरासत। तो पुलिस हिरासत यानी पुलिस कस्टडी का तात्पर्य है अभियुक्त प्रभारी पुलिस अधिकारी या संबंधित जांच एजेंसी के अधिकारी की हिरासत में रहता है, और ऐसे में अभियुक्त को कहाँ रखा जाता है? पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, जिसे हम हवालात कहते हैं ना, उसमें रखा जाता है। लोक अदालतों की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लोक अदालत से रिलेटेड क्या है? तो आप देखोगे सामान्य न्यायपालिका में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो लोक अदालतों में क्या होता है कि सामान्यतः क्या होता है, जैसे बहुत सारे न्यायालय जो हमारे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इसमें जो मामले लंबित होते हैं, तो इस वजह से जो 2 पक्ष होते हैं, एक जिसके साथ क्राइम हुआ और एक जिसने क्राइम किया, इन दोनों पक्षों की अगर आपसी सहमति हो तो हम समझौते के आधार पर हम निपटारा करते हैं, और इसमें दीवानी के साथ साथ कतिपय कभी कभी दांडिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लेकिन ऐसा भी दांडिक मामला नहीं दोस्तों कि किसी ने क्या किया, किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, और जिस व्यक्ति का मर्डर किया गया उसके परिवार वाले समझौता कर रहे हैं कि चलो ठीक है 5 लाख रुपए दो और हो जाए। ऐसा नहीं है, फिर तो उस व्यक्ति का मन बढ़ जाएगा ना, वो जिसको चाहेगा उसको मर्डर कर देगा 5 लाख रुपए के चक्कर में, तो ये गलत है। लेकिन कभी छोटे छोटे जो दांडिक अपराध हो जाते हैं उस पर जो है कि
बात की जा सकती है समझौता करके। और वहीं आपका मोबाइल कोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, चलित न्यायालय का मानस पुत्र किसे कहता है, यानी फादर यानी जनक कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को माना जाता है। और इसका शुभारंभ तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे KG बालकृष्णन साहब ने किया था। अब ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की बात करें तो इसके अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। क्या होता है कि इसमें सिविल मामले भी सुने जा सकते हैं और आपराधिक मामले भी सुने जा सकते हैं। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसका नाम है केंद्र राज्य संबंध, और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। सारी चीज़ें बहुत डिटेल से आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जैसे भाग 11 में और भाग 12 में दो अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया शक्तियों का। पहला कि भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का वर्णन किया गया, जबकि भाग 12 में वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। 268 से 281 तक किया गया है। अगर मैं आपसे कहूं, हालांकि 300 तक जाएगा, वित्त जो अधिकार है यानी कि संपत्ति का अधिकार, वो भी इसी में शामिल है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक प्रूफ बताता हूँ कि आप 2019 का यूपी PCS का प्रीलिम्स का पेपर देखना, उसमें सीधा पूछा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध भाग 12 में दिया गया है। तो केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत वित्त का जो संबंध था, वित्तीय संबंध, वो तो भाग 12 में था, जबकि विधायी और प्रशासनिक संबंध आपके भाग 11 में वर्णित था। फिर वहीं पे म्यूनिसिपल संबंध भी इसी को कहा जाता है, म्यूनिसिपल संबंध, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय इन तीनों की सहभागिता होती है, अर्थात संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा होता है। तो सरकार की जो सभी स्तर जैसे केंद्र, राज्य स्तर और स्थानीय स्तरों में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से संबंधित है। पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए अगर हम बात करें तो योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्ता आदि में केंद्र राज्य भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यानी अब जो है कि धीरे धीरे केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, तो इस तरीके से हम संघवाद की एक नई परिभाषा को जानते हैं म्यूनिसिपल संबंध के रूप में। फिर वहीं अगर हम बात करें कि राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों में आवंटन किया जाता है और इसके कितने प्रमुख माध्यम होते हैं। अब देखिए, राजकोषीय संघवाद का मतलब होता है कि जो राजकोष होता है यानी कि जो बजट होता है, जो पैसा होता है, जब हम उसे राज्य और केंद्र के साथ साथ स्थानीय स्तरों पर आवंटन करते हैं तो हम इसे राजकोषीय संघवाद के रूप में भी जानते हैं। जैसे इसमें आप सहायक अनुदान दे सकते हो। अनुदान कभी भी रिटर्न नहीं लिया जाता, कभी भी रिटर्न नहीं होता है। अनुदान का मतलब होता है कि मदद करना, फ्री मदद करना। फिर केंद्र प्रायोजित योजना जो होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें 60%, 90% हिमालयी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में 60% इन राज्यों को योगदान दिया जाता है। और कर का सहभाजन यानी कि जो टैक्स कलेक्ट होता है GST के रूप में, उसका भी वित्त आयोग की सिफारिश पर हम केंद्र और राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। अब यहाँ पर समझना है आपको भाग 11 के बारे में, जो प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि भाग 11 में विधायी संबंध है, आर्टिकल नंबर 245 से 55 तक। फिर उसके बाद प्रशासनिक संबंध है 256 से 263 तक है। और आर्टिकल नंबर 245 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किया जाता है। यानी 245 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार होता है। वहीं आर्टिकल नंबर 246 के अकॉर्डिंग, तो आर्टिकल 246 के अनुसार कहा जा रहा है 7वीं अनुसूची में एक होती संघ सूची, एक होती राज्य सूची और एक होती समवर्ती सूची। और संघ सूची में अगर आप देखोगे तो जो भी विषय है उस पर केंद्र कानून बनाएगा, और राज्य सूची जो होगी उस पर राज्य कानून बनाएगा। लेकिन समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे संघ के मामले में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य के मामले में राज्य बनाएगा, और समवर्ती के मामले में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएंगे। परंतु अगर किसी कानून को लेकर विवाद हो जाता है केंद्र और राज्य में, तो किसका कानून सर्वोपरि माना जाएगा? केंद्र का माना जाएगा। शिशु और अवयस्क तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना समवर्ती सूची के विषय हैं जिस पर कानून दोनों बनाएंगे। लेकिन अगर इसको लेकर कोई विषय विवाद का हो जाता है, कोई विवाद का विषय हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो कि केंद्र के कानून को प्राथमिकता दोगे। और वहीं अनुच्छेद 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र अर्थात संसद में सन्निहित होती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास, तो आर्टिकल नंबर 248 में,
तो यहाँ पर 248 जो कि ना तो संघ का मामला, ना राज्य का, ना समवर्ती, जब किसी भी विषय को इन तीनों सूचियों में नहीं रखा गया होगा तो वो किस में जाती है, अवशिष्ट शक्तियों में। और वहीं आर्टिकल नंबर 249 के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाया गया कानून 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता। लेकिन इसकी जो शक्ति है वो केंद्र को मिली कैसे, वो केंद्र को मिली ऐसे क्योंकि राज्यसभा के द्वारा एक विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से कानून पारित किया गया, जिस पे राज्यसभा ये अनुमति देती है कि संसद इस विषय पर अर्थात राज्य सूची के किसी विषय पर जो कि राष्ट्रीय हित के जरूरी है उस पे कानून बना सकती है। और उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वहीं आर्टिकल नंबर 262 के तहत क्या होता है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। कौन सा होता है, नदी जल विवाद। तो जब नदी जल की बात होती है तो 262 लगा दो, और अंतर्राज्यीय परिषद की बात होती है इंटर स्टेट काउंसिल की तो 263 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर कि राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करने तो कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कुछ संस्थाएं आपकी संवैधानिक है और कुछ संस्थाएं आपकी सांविधिक है, जो संसद के नियमों द्वारा गठित की गई हैं, जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य दोनों का जो है कि समन्वय अच्छा होता है। तो जैसे कि राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय हेतु संस्थाएं, जैसे कि संसदीय अधिनियम द्वारा जो गठित संस्थाएं हैं जिन्हें हम लोग सांविधिक कहते हैं, तो ये हो जाएंगी आपकी क्षेत्रीय परिषदें जो 1955 के अधिनियम के द्वारा बनाई गई। 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषदें, जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद हो गई, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रीय परिषद। लेकिन संवैधानिक संस्था की बात करेंगे तो ये अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल नंबर 263 के तहत है। और संविधानेतर या विधितर संस्थाएं जो कि कार्यपालिका अर्थात सरकार के द्वारा गठित की जाती है, जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गई, राज्यपालों का सम्मेलन हो गया, नीति आयोग का भी आप इसमें एग्जाम्पल रख सकते हो क्योंकि नीति आयोग भी तो योजना आयोग के सक्सेसर है और इसे भी केंद्र सरकार के द्वारा ही तो गठित किया गया है। इसमें ना तो कोई संसदीय अधिनियम है, ना कोई संविधान का प्रावधान है। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के बारे में बात करें तो 1956 में संसदीय अधिनियम से हुआ। एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, और इनका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों ये होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ध्यान देना, प्राइम मिनिस्टर को मत लगा देना, केंद्रीय गृह मंत्री। और इसी के साथ एक पूर्वोत्तर परिषद का भी गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 द्वारा किया गया। और ये सभी परामर्शदात्री संस्थाएं यानी कि ये सभी परामर्श दे सकती हैं सरकार को। तो जब इन 5 क्षेत्रों में जो है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया तो ये हुआ कि एक नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद का भी गठन कर दिया जाए जो 72 के तहत किया गया। वहीं अगर आप देखोगे कि सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी और सरकारिया आयोग की सिफारिश के बाद ही पहली बार आर्टिकल नंबर 263 का प्रयोग करते हुए 1990 में स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार किया गया। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न डाले या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। अनुच्छेद 257 के पहले क्लॉज में ऐसा कहा गया है। भाग 10 की बात करेंगे तो SC ST क्षेत्र से संबंधित है। हालांकि इसको मैंने शुरू के दूसरे या तीसरे लेक्चर में जहां भाग और अनुच्छेदों की हम बात कर रहे थे, अनुसूचियों की, वहां पे ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। इसकी PDF आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आपको वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ से मिल जाएगी। डेमो PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। भाग 11 में बात करें तो विधायी और प्रशासनिक संबंध है। भाग 12 में वित्तीय, संपत्ति और संविदाओं के बारे में बात है। भाग 13 में राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान है जो कि आर्टिकल नंबर 301 में कहे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 270 करों को केंद्र द्वारा एकत्रित करता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित करने के लिए प्रावधानित करता है। अनुच्छेद 268 के अकॉर्डिंग ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं उन्हें संघ द्वारा लगाया जाता है, किंतु राज्यों के अंदर राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसे रेगुलेट भी किया जाता है। भू राजस्व राज्य सूची का विषय है जिस पर टैक्स राज्यों द्वारा लगाया जाता है एवं राज्य ही वसूलते हैं। इसीलिए जब आप जमीन वगैरह खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स होता है वो राज्य सरकार के पास जाता है। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण सीधे नहीं लिया जा सकता बल्कि संघ सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अर्थात अगर मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से किसी से भी ऋण लेने की कोशिश की तो पहले उसे केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है, फिर केंद्र सरकार के माध्यम से ही उसे वो प्राप्त होता है।
आगे देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय होती है, जो कि अनुच्छेद 131 के अनुसार प्रारंभिक और मूल अधिकारिता में आता है कि पहले हमें संघवाद को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें दो राज्यों के बीच का विवाद हो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद या फिर केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद हो तो उसे शांत करना पड़ता है। फिर वहीं देखें कि अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र कहीं पर भी आप व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य कर सकते हो, समागम कर सकते हो, आबाद घूम सकते हो, ये सारी चीजें उसमें कही गई हैं। अनुच्छेद 300 के अकॉर्डिंग वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है, जिसे हम आगे चल के संविधाएं भी कहते हैं, और ये भाग 12 में वर्णित है। वहीं 302 में अनुच्छेद 301 पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति संसद पे है, यानी कि आप अगर 301 आर्टिकल का आप इस आर्टिकल का अगर प्रयोग करना चाहते हो तो इस पे निर्बंधन भी लगा सकती है, कौन? संसद लगा सकती है, और ये 302 के तहत वर्णित किया गया है। तो ये तो था दोस्तों आज की क्लास, और अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपात संबंध, जो कि आपात उपबंध से रिलेटेड है, इमरजेंसी पीरियड से। और इसके बाद आपका 2 से 3 लेक्चर आएगा जिसमें आपकी इंडियन पॉलिटी पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।